प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज के संधि व्याकरण की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि ये वीडियो आप अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी करें। कोई जिज्ञासा है उसको जानने का प्रयत्न कीजिए। हम आपके कमेंट्स का जरूर रिस्पांस देने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हम पूरा सत प्रयास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में विस्तार पूर्वक, इसके पहले के जो भाग हैं उसमें संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद और संधि के प्रकार, ये हमने पहले वीडियो में संधि के भाग 1 के अंतर्गत देखा। और संधि में उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसका अध्ययन किया। संधि के दूसरे भाग में हमने स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा और जो स्वर संधि के प्रकार हैं 5 प्रकार, उस 5 प्रकार के हमने अध्ययन आपको उसमें बताए। संधि के तीसरे भाग के अंतर्गत व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि के जो नियम हैं उनके अंतर्गत 10 प्रमुख नियमों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि के जो महत्वपूर्ण नियम हैं उसका अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग कहते हैं। अर्थात जब हम संधि करते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि स्वर या व्यंजन हो, तो उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखिए। मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस जा मनोज, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस हर मनोहर, मनः प्लस भाव मनोभाव, अंतः प्लस करण अंतःकरण, अंतः प्लस गत अंतर्गत, अंतः प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग है, जिसका उच्चारण हम हा रूप में करते हैं। मनः 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 मनः, अतः अंतः अंतः अंतः। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं, प्रत्येक शब्द की अंतिम ध्वनि अर्थात पहले शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि या तो स्वर है या तो व्यंजन है। इसके मिलने पर जो विकार उत्पन्न हो रहा है, मनः और योग मिलकर के मनोयोग हो गए, इसमें विसर्ग का ओ हो गया, इसी तरह से विसर्ग का ओ हो गया। तो इसमें जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत समझते हैं। आइए विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम है, अगर किसी शब्द में विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग तालव्य सा, जो तालव्य 3 प्रकार के सा, मूर्धन्य, तालव्य और दंत सा, ये बताया तो तालव्य सा हो जाता है। और टा या ठा हो तो मूर्धन्य सा तथा ता या था हो तो दंत सा हो जाता है। अब देखिए 3 उदाहरण बताया। निह प्लस चल, अब बताया गया निह प्लस चा, चा और छा हो। अब यहां विसर्ग के बाद क्या आया? चा आया, तो विसर्ग का क्या हो गया? तालव्य सा। हम इसको तालव्य, क्योंकि उसका उच्चारण हम तालु से करते हैं, निश्चल। अब धनु प्लस टंकार, बताया गया कि अगर विसर्ग के बाद टा या ठा होता है तो क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। देखिए मूर्धन्य सा, धनुष टंकार। और विसर्ग के बाद ये ता था हो तो ये विसर्ग क्या हो जाता है? सा, माने दंत सा हो जाता है। तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चा छा होने पर तालव्य सा होता है, टा और ठा होने पर मूर्धन्य सा होता है और ता और था होने पर दंत सा हो जाता है। ये विसर्ग संधि का पहला नियम। दूसरा, अगर संधि
अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद ये तीनों सा तालव्य, मूर्धन्य और दंत सा आते हैं तो विसर्ग अपने मूल रूप में ही बना रहता है और उसके स्थान के बाद का वर्ण हो जाता है। जैसे विसर्ग अपने निसंदेह, दुह प्लस शासन, तो ये क्या बताया गया, ये जो अपने ही वर्ण का ये जो शब्द है क्या बताया, अगर किसी संधि के समय विसर्ग के बाद ये तालव्य, मूर्धन्य और दंत सा होते हैं तो विसर्ग अपने रूप में ही बना रहता है और उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। यहां देखिए निसंदेह, तो यहां पर निसंदेह ये जो है विसर्ग पर ये दंत सा का रूप आ गया। दुह प्लस शासन, दुशासन, तो ये यहां पर ये सा आ गया। तीसरा नियम, अगर संधि करते समय का, खा, गा या फा, पा, फा हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। जैसे रजह प्लस कण, तो रजह कण, पयः प्लस दान, पयः दान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये का, खा या पा, फा हो तो। अगला नियम देखिए, यदि संधि के समय विसर्ग के पहले आ हो और बाद में घोष व्यंजन, अघोष सघोष हमने बताया है, तो हा हो तो विसर्ग का हो जाता है। जैसे मनः प्लस भाव तो मनोभाव, यशः प्लस दा, यशोदा। इस नियम में पांचवा नियम देखिए, अगर संधि करते समय विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी विसर्ग के पहले, ये देखिए ने, तो आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। देखिए गा, का, खा, गा, यहाँ गा जो है या ऊ, ये क्या होता है, घोष वर्ण होते हैं। तो नेह प्लस गुण निर्गुण, दुह प्लस उपयोग तो दुरुपयोग, ये विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। छठा नियम है, अगर संधि के समय विसर्ग ता, सा या सा हो तो विसर्ग के बदले सा या सा हो जाता है। जैसे ने प्लस संतान, निसंतान, ने प्लस तेज, निस्तेज, दुह प्लस साहस, तो क्या होता है, दुस्साहस। ये नियम है। सातवां नियम, अगर संधि करते समय विसर्ग के पहले आ या आ हो, देखिए अतः, ये विसर्ग के पहले आ या आओ तो उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस यो अतयो, इसका लोप हो गया, कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल लोप हो गया। तो इस प्रकार से ये सातवां नियम था। आठवां नियम, अंत के बदले भी विसर्ग होता है, पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति। यदि के आगे अघोष वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता है। यदि उनके आगे घोष वर्ण आ होता है तो राज्य का त्यों बना रहता है। जैसे पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति, अंतर प्लस करण, तो अंतर ये रा का जो होता है ये लोप हो गया और ये क्या हो गया, अंतः करण। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के जो कुछ नियम हमने आपको बताए और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक निवेदन करता हूं, ये मेरी वीडियो जो है ये संधि का केवल सूत्र मात्र है, ये केवल आपको एक सूत्र दे सकता है और इसको अगर आप पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए और ये जो नियम हमने बताए उस नियमों की सहायता से पुस्तक पढ़ते रहिए, उसका अभ्यास करते रहिए। निश्चित तौर पर संधि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। पुनः पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि संधि के जो व्याकरणिक विषय को हमने 4 भागों में विभाजित करते हुए छोटे छोटे खंडों में आप तक पहुंचने का प्रयास किया है, ये निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करेगा। पुनः पुनः आपको धन्यवाद करता हूं।